नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच जो टकराव मिड जून 2025 में काफी तेज हो गया है उसकी। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए इस पूरी सिचुएशन को, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लायन कहा जा रहा है, गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये शायद अब तक का सबसे सीधा, सबसे गंभीर टकराव है दोनों देशों के बीच। तो शुरुआत कैसे हुई, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 13 जून को हमने देखा कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए। लेकिन एक बात जो इन स्रोतों से पता चल रही है वो ये कि हमलों से ठीक पहले मोसाद ने ईरान के अंदर कुछ किया था, ड्रोन हमले वगैरह। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मोसाद ने पहले ड्रोन हमले करके ईरान के एयर डिफेंस को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया था। तो ये एकदम अचानक से हुआ हमला नहीं था, एक तरह से तैयारी थी। अच्छा, और ये हमले कहाँ हुए? किन जगहों को निशाना बनाया गया? देखिए, हमने तेहरान, इस्फहान, तबरीज जैसे जो बड़े शहर हैं उनके आसपास हुए। निशाना खास तौर पर सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट्स थीं, मिसाइल डिपो थे और कमांड कंट्रोल सेंटर्स थे। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं, ये सिलसिला कई दिनों तक चला। 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स इसमें शामिल थे। 50 से ज्यादा? बाप रे, स्केल तो काफी बड़ा था। हाँ, बहुत बड़ा। और जाहिर है इतने बड़े हमलों का असर भी, कैजुअलिटीज, नुकसान, आंकड़े क्या कहते हैं? हाँ, आंकड़े काफी गंभीर है। स्रोतों के मुताबिक ईरान में मरने वालों की संख्या 224 से 585 के बीच बताई जा रही है। और घायल तो 1300 से ज्यादा हैं। और इजराइल की तरफ? इजराइल में भी नुकसान हुआ है। कम से कम 24 मौतें हुई हैं और करीब 592 लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने जवाब तो दिया होगा ना? बिल्कुल, ईरान ने भी फौरन जवाब दिया, और कह सकते हैं कि तगड़ा जवाब दिया। लगभग 400 मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन दागे गए इजराइल की तरफ। 400 मिसाइलें? जी हाँ। इससे तेल अवीव में जो अमेरिकी दूतावास है उसे भी नुकसान पहुंचा। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों पर सीधे हमले हुए, और इसने इजराइल की जो डिफेंस शील्ड है, आयरन डोम और एरो सिस्टम, उसकी एक तरह से असली परीक्षा ले ली। हाँ, उसकी काफी चर्चा भी हुई। अच्छा, लेकिन इन स्रोतों में एक बात और निकल कर आ रही है कि ईरान की मिसाइल क्षमता पर काफी असर पड़ा है। हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई के बावजूद उनकी करीब 40% मिसाइल कैपेसिटी या तो नष्ट हो गई हैं या इस्तेमाल हो चुकी हैं। 40%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, और इसका नतीजा ये हुआ कि उनके हमलों की जो रफ्तार थी वो धीमी पड़ गई है। और इसी बीच कुछ और भी चल रहा था, IRGC के नेताओं को निशाना बनाने की बात। जी, इजराइल ने सिर्फ ठिकानों पर ही हमला नहीं किया, बल्कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC, उसके सीनियर नेताओं को भी निशाना बनाया। खबरों के मुताबिक इसमें 2 चीफ ऑफ स्टाफ लेवल के जनरल भी शामिल हैं। और हाँ, एक और बात, मोसाद के जो सीक्रेट ड्रोन बेस ईरान के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, उनका भी बड़ा रोल रहा ईरान के पलटवार को कमजोर करने में। ये अंदरूनी ऑपरेशंस शायद उतनी हेडलाइन नहीं बनाते, पर इनका असर बहुत ज्यादा होता है। सही बात है। दुनिया भर में क्या चल रहा है? बाकी देश क्या कर रहे हैं? अमेरिका का क्या स्टैंड है? देखिए, अमेरिका तो पूरी स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए है। खबरें हैं कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने सिचुएशन रूम में मीटिंग्स की हैं। ईरान से बिना शर्त सरेंडर जैसी मांग की बातें भी उठी हैं। हालांकि ये कितनी ऑफिशियल है कहना मुश्किल है। अच्छा। अमेरिकी नेवी पर्शियन गल्फ में हाई अलर्ट पर है, ये तो तय है। और बाकी देश, पड़ोसी मुल्क? पाकिस्तान, मिस्र, खाड़ी के देश, ये सब तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। डिप्लोमेसी की कोशिशें चल रही हैं। तेल बाजार में थोड़ी हलचल हुई थी, लेकिन फिलहाल ग्लोबल इकोनॉमी पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं दिख रहा है। और इस सब का इजराइल की अंदरूनी राजनीति पर, नेतन्याहू की पोजीशन पर क्या असर दिख रहा है? देखिए, इन हमलों से एक तरफ तो नेतन्याहू की छवि एक मजबूत नेता की बनी है जिसने ईरान को सीधा जवाब दिया। इजराइल का दबदबा क्षेत्र में बड़ा है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ आलोचक इसे जरूरत से ज्यादा आक्रामकता भी मान रहे हैं। उनका कहना है कि इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं, मामला और बिगड़ सकता है। तो अभी भी ताजा स्थिति क्या है? क्या ये टकराव रुक गया? नहीं, जो स्रोत बता रहे हैं उसके हिसाब से सीधा हवाई और मिसाइल टकराव 6 दिन भी जारी है। अभी भी चल रहा है? हाँ, इजराइल के तेज हमले और वो जो अंदरूनी ड्रोन ऑपरेशंस की हमने बात की, उससे उन्हें फिलहाल एक कह सकते हैं कि सामरिक बढ़त मिली हुई है। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। स्ट्रैटेजिक अनिश्चितता बनी हुई है। ईरान भले ही मिसाइल क्षमता में कमजोर हुआ हो, लेकिन अभी भी उसके पास ताकत है। और सबसे बड़ी बात, उसके प्रॉक्सी संगठन है, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हुथी। हाँ, वो तो है ही।
तो ये हो सकता है कि ईरान अब इनके जरिए नए मोर्चे खोले इजराइल पर दबाव बनाने के लिए। यानी पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल। अगर हम इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखें तो निचोड़ यही है कि ये इजराइल ईरान का अब तक का सबसे गंभीर सीधा टकराव है। इजराइल फिलहाल मजबूत स्थिति में दिख रहा है। हमलों और गुप्त ऑपरेशनों की वजह से ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है मिसाइल कैपेसिटी का। अमेरिका का सपोर्ट इजराइल के साथ है मजबूती से, लेकिन आगे क्या होगा, तनाव और बढ़ेगा या नहीं, इस पर बहस जारी है, खतरा बना हुआ है। तो आगे हमें किन चीजों पर खास नजर रखनी होगी, मतलब की टेकअवेज या आगे क्या हो सकता है? देखिए, कुछ बड़े सवाल हैं। पहला, क्या ईरान अपनी बची खुची क्षमता से और मिसाइलें दागेगा? दूसरा, क्या अमेरिका सीधे तौर पर इसमें कूदेगा? अभी तो वो सपोर्ट कर रहा है, पर क्या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा? तीसरा, ये प्रॉक्सी वाला एंगल, क्या हिजबुल्लाह, हूथी या दूसरे गुट इस लड़ाई को और फैलाएंगे? क्या युद्ध का दायरा बढ़ेगा? और चौथा, क्या डिप्लोमेसी के लिए कोई दरवाजा खुलेगा, बातचीत की कोई गुंजाइश बनेगी? बिल्कुल, ये सब देखने वाली बातें होंगी। और कोई आखिरी सवाल जो इन स्रोतों को देखकर मन में उठता हो? हाँ, एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, ईरान के पारंपरिक मिसाइल क्षमता जब कम हो गई है और ये गुप्त ऑपरेशंस का असर भी दिख रहा है, तो अब उसका अगला रणनीतिक कदम क्या होगा? क्या वो पारंपरिक मिसाइलों से हटकर किसी और तरीके से जवाब देने की सोचेगा, कोई एसिमेट्रिक वॉरफेयर या कुछ और? ये देखना बहुत अहम होगा।